नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 24 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 6वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि पहले आप प्रश्नों पर एक बार नजर डाल लीजिए, तब जब आप पैराग्राफ को पढ़ने जाएंगे तो चूंकि आपने प्रश्नों को देखा हुआ है तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा पैराग्राफ पढ़ते समय ही। साथ ही साथ 2 से 3 प्रश्न हर पैराग्राफ में ऐसे पूछे जाते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि वो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपके पास इनकेस समय नहीं बचा है पैराग्राफ पढ़ने के संदर्भ में, तो आप कम से कम डायरेक्टली प्रश्नों पर जाएंगे तो वो 2 से 3 प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे और कम से कम 2 से 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो सबसे अच्छी विधि यही है कि सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इस पैराग्राफ का अनुवाद हिंदी में करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा समय आपका फालतू में व्यतीत हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि हम लोग डायरेक्टली प्रश्नों पर चलेंगे और उसका उत्तर हम लोग पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अनारिका बहून प्रश्नान किमर्थम पृच्छति। अनारिका किसी बच्ची का नाम है। बहून प्रश्नान यानी कि बहुत से प्रश्न, किमर्थम मतलब कि किस लिए, पृच्छति मतलब पूछती है। अनारिका के द्वारा बहुत सारे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, किस लिए पूछती है अनारिका, आपसे पूछा जा रहा है। पहले ही लाइन में इसका उत्तर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति। यानी कि जो बालिका है, अनारिका है, उसका जो मन होता है वो हमेशा बहुत सारी जिज्ञासाओं से, बहुत जिज्ञासा से भरा होता है, ठीक है। और जिज्ञासा वश ही सही वो बहुत सारे प्रश्न पूछती है। तो क्योंकि उसका मन जिज्ञासा से भरा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, तस्याः मनसि ज्ञातुम इच्छा अस्ति, यानी कि उसका जो मन है वो जानने के लिए इच्छुक है। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सा किमर्थम गृहाद बहिः आगच्छत। सा मतलब कि वह, किमर्थम मतलब कि किस लिए, गृहाद मतलब घर से, बहिर् मतलब कि बाहर, आगच्छत मतलब कि आई, कि वह किस कारणवश, किस लिए घर से बाहर आई। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात बहिः आगच्छत, यानी कि मन की प्रसन्नता के लिए वह घर से बाहर भ्रमण करने के लिए आई थी। विकल्प नंबर 3 देखिए, सा मनोविनोदाय भ्रमितुम आगच्छत, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रमण काले सा किम अपश्यत, यानी कि भ्रमण काल के दौरान उसने क्या देखा। यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, भ्रमण काले सा अपश्यत यत मार्गाः सुसज्जिता सन्ति, यानी कि मार्ग सुसज्जित किया गया था, इसने भ्रमण के दौरान देखा था, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सुसज्जितान मार्गान इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सेतोः निर्माणम कः अकरोत्, यानी कि सेतु का निर्माण, पुल का निर्माण किसने किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। कर्मकराः का मतलब क्या होता है, सामान्य जो मजदूर होते हैं उसके सेंस में कर्मकराः वर्ड यूज किया गया, ठीक है। तो सेतु का निर्माण किसने किया था, सामान्य लोग जो मजदूर थे उन्होंने किया था। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 सामान्यः कर्मकराः इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अकथयत इतस्य विपरार्थक शब्द का अस्ति, यानी कि अकथयत का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है। अकथयत का मतलब होता है जो कि एक तरीके से वर्णन ना किया गया हो। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अपृच्छत इसका सही जवाब है। अपृच्छत का मतलब होता है पूछे जाने के सेंस में है, यानी कि अवदत एक तरीके से वर्णन किए जाने के सेंस में है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पाषाणम इत्यस्यार्थे गद्यांशे क शब्द प्रयुक्तः, यानी कि पाषाण का मतलब होता है पत्थर, इसके अर्थ के संबंध में गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो गद्यांश में आपका प्रस्तरम प्रयोग किया गया है। प्रस्तरम का मतलब भी होता है पत्थर। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपृच्छत इत्यस्मिन् पदे क मूल धातु, यानी कि अपृच्छत जो शब्द है इसमें मूल धातु क्या है। तो पृच्छ का मतलब होता है पूछना और इसी का यही मूल धातु है अपृच्छत में। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष रिवाइज्ड आंसर की में 9 अंक लिखा था, यानी इस प्रश्न के सापेक्ष सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आगत्य इत्यस्मिन् पदे
कह प्रत्यय, यानी कि आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें ल्यप प्रत्यय होगा। देखिए गम धातु जो होता है, गम धातु में अगर हम लोग ल्यप प्रत्यय लगा दें तो आगत्य बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्री धातु में ल्यप प्रत्यय लगाने पे उपकृत्य बनता है, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ल्यप इसका सही जवाब है। दोस्तों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक एक अन्य पैराग्राफ पर दिया गया था। इसके भी प्रश्नों को डायरेक्टली हम लोग देखेंगे और पैराग्राफ में उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, आर्यभट्टेन कह सिद्धांता प्रतिपादितः, यानी कि आर्यभट्ट ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, सूर्य अचलः पृथ्वी च चलः, यानी कि सूर्य जो है वो स्थिर रहता है और पृथ्वी गति करती है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला, यानी कि सूर्य जो है वो अचल है, स्थिर है, और पृथ्वी जो है वो चल रही है, यानी कि गति कर रही है, उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः जनः किम मन्यते, यानी कि गतिशील नौका में, यानी कि चलते हुए नाव में बैठे हुए लोग क्या मानते थे। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़े तेन प्रत्यादिष्टा तेन उदाहृतम यद गतिशील्याम नौकायाम उपविष्टम मानवः नौका स्थिरा रामनुभवति अन्यांच पदार्थार्थ गतिशीलान अवगच्छति, यानी कि लोग मानते थे कि नौकाम जो है, जो नाव है वो स्थिर है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आर्यभट्टस्य जन्मकालः कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितः, यानी कि आर्यभट्ट के जन्म का जो काल था वो किस ग्रंथ में उल्लेखित है। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेनैव वीरचिते आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। तो किस ग्रंथ में उल्लेखित है, तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, आर्यभट्टीय इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत, यानी कि आर्यभट्ट का वेदशाला कहाँ पर स्थित था। यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, ऐतिहासिक स्त्रोतोभिः ज्ञायते यत्र पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत, यानी कि पाटलिपुत्र के निकट जो आर्यभट्ट थे उनका वेदशाला स्थित था। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पाटलिपुत्रस्य समीपम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भ्रमन्त्याः इत्यत्र का विभक्ति वर्तते, यानी कि भ्रमन्त्याः में कौन सा विभक्ति प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं, सूर्य परितः भ्रमन्त्या पृथ्व्याः, यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों तरफ, परिता मीन्स चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य का चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसका अर्थ हुआ सूर्य का चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, भ्रमण कर रही है। तो का कारक चिन्ह आ रहा है, का, की, के, रा, री, रे, ये जो होता है वो संबंध कारक चिन्ह होता है, जो कि षष्ठी विभक्ति में आता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 षष्ठी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुमीयते इत्यस्मिन् पदे का धातु विद्यते, तो इसमें धातु रूप जो है वो माँ है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, तस्य सिद्धांताः उपेक्षिता, यानी कि उनके सिद्धांत की उपेक्षा की गई। अस्य वाक्य से का अर्थ है, इस वाक्य का क्या अर्थ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4, तस्य सिद्धांता अवहेलिता, उनके सिद्धांत की अवहेलना की गई। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कस्य विचारे मानवाः भाषा अधिग्रहण यंत्रेण सह जायन्ते यत् तान भाषा अधिगमे सहायकम भवति, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक का यह मानना है, किसके विचार के अनुसार भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ मनुष्य जन्म लेता है, जो कि उसके भाषा अधिगम यानी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो ये नॉम चॉम्स्की मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य जो होता है वह लैंग्वेज एक्विजिशन टूल के साथ जन्म लेता है, जो कि उसकी भाषा अधिग्रहण में उसकी मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 नॉम चॉम्स्की इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखितेषु का शब्दावली वाइगोत्स्की इत्यस्य सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतेन सह संबद्धा नास्ति, यानी कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है। निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, परस्पर सामाजिक संपर्क यानी सोशल इंटरेक्शन तो कहा गया है, इंटरेक्शन अंतःक्रिया उनके द्वारा दिया गया एक टर्म है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। साथ ही स्कैफोल्डिंग की भी बात उन्होंने की थी, जिसे संस्कृत में पर्ण
निर्माणम कहा जाता है, तो ये भी उनके द्वारा कहा गया था, इस वजह से नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा देखिए समीपस्थ विकास क्षेत्रम, जिसे अंग्रेजी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आप जेडपीडी के नाम से जानते हैं, ये भी उनके द्वारा दिया गया एक शब्द है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए भाषा अधिग्रहण यंत्रम। इसके जस्ट पीछे वाले प्रश्न में हमने देखा कि भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में नॉम चॉम्स्की ने बताया था, और प्रश्न किसके अनुसार पूछा गया, वाइगोत्स्की के अनुसार। तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया टर्म नहीं है, यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखितेषु कथनेषु तम कथनम चिनोत यत आकस्मिक साक्षात्ताम वर्धयुतम सर्वोपयुक्तम अस्ति, यानी कि निम्नलिखित कथनों में से उस कथन को चुनिए जो कि आकस्मिक साक्षरता, जिसे अंग्रेजी में इमरजेंट लिटरेसी कहा जाता है, उसके संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। पॉजिटिव सेंस में आपसे प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले तो समझते हैं कि आकस्मिक साक्षरता, जिसे इमरजेंट लिटरेसी कहा गया है, उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए आकस्मिक साक्षरता एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग बच्चे के पढ़ने और लिखने के कौशल के ज्ञान को समझाने के लिए किया जाता है, इससे पहले कि वे शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखे। यानी कि सीधे तौर पर समझिए, जब बच्चा औपचारिक तरीके से विद्यालय में पढ़ना और लिखना सीखने जाता है, उससे पहले यानी कि विद्यालय जाने से ही पहले उसके साक्षरता का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब वो अपने माता पिता को बोलते हुए सुनता है तो जाहिर सी बात है सुनने का कौशल उसमें विकसित हो रहा है, यानी शब्दावली के बारे में वो धीरे धीरे जान रहा है, शब्दों के बारे में जान रहा है, जिसकी वजह से उसमें वर्ड पावर एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है, यानी शब्दों के बारे में उसे ज्ञान होता है। इसी प्रकार से अगर बच्चे को कोई कहानी सुनाया जाए तो वो भी एक तरीके से आकस्मिक साक्षरता यानी इमरजेंट लिटरेसी के संदर्भ में देखा जाएगा, क्योंकि बच्चा औपचारिक तरीके से नहीं सीख रहा है पढ़ना लिखना, लेकिन फिर भी वो शब्दों के बारे में सुन करके उसका अनुकरण करके उस शब्दों के बारे में जान जाता है कि इस शब्द का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। यानी कि औपचारिक तरीके से पढ़ना और लिखना सीखने के लिए विद्यालय जाने से पहले जो बच्चे की साक्षरता में मदद करेगा वही विकल्प आपका सही होगा। पहले विकल्प की बात करें, दिया गया भाषा विकास सस्य प्रथम प्राथमिक वर्षेषु पितृ वार्तालाप यानी कि पैटर्नल कम्युनिकेशन की बात कीजिए। पैटर्नल में आपके माता पिता दोनों आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पिता से संबंधित जो रिश्ते हैं, जैसे कि आपके दादा दादी, आपकी मम्मी हो गई, और उसके मतलब पिता से संबंधित जो रिश्ते होते हैं, और मैटरनल का मतलब कि जो आपकी माता से संबंधित रिश्ते होते हैं, जैसे कि नाना नानी की बात की जाती है। तो यहाँ पर पैटर्नल कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, यानी कि आप अपने दादा दादी और माता पिता से प्रथम वर्ष में जो भाषा विकास के लिए कम्युनिकेट करते हैं बच्चे, उसके संदर्भ में कहा जा रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है ना, क्योंकि ये औपचारिक नहीं है, ये अनौपचारिक होता है, और बच्चे 1 से 2 साल के जब होते हैं तो वो अनुकरण कर करके उनकी भाषा को सीख रहे होते हैं। तो ये जाहिर सी बात है साक्षरता में उनके वृद्धि करेगा, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए बालकान कथा श्रवणम, यानी कि कहानी सुनाने की बात की जा रही है, तो इसके माध्यम से भी उसमें साक्षरता को विकसित किया जा सकता है, और वो भी अनौपचारिक होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, अभी विद्यालय नहीं जा रहा है, औपचारिक तौर पे नहीं जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा। तीसरा देखिए मित्रम पत्रम लिखितुम कथनम, यानी कि पत्र लिखने की बात की जा रही है, तो ये आपका इमरजेंट लिटरेसी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यही बोला जा रहा है कि स्कूल जाने से पहले, मतलब कि औपचारिक तरीके से सीखने से पहले की साक्षरता है ये इमरजेंट लिटरेसी। तो आप स्कूल में जाकर ही पढ़ना और लिखना सीखते हैं, और जो लेटर है वो उसका पूरा फॉर्मेट सीखते हैं औपचारिक तरीके से, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा, इमरजेंट लिटरेसी में ये नहीं आएगा। चौथा देखिए दत्त वाक्यम पृष्ठे अनुलिखितम बालकाय प्रेरणम, इसको अंग्रेजी में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होगा आस्किंग द चाइल्ड टू कॉपी गिवन सेंटेंस ऑन अ पेज, यानी कि एक पेज पर जो भी वाक्य दिया गया है, जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है, उसको अनुलेख यानी कि उसको कॉपी करने के संदर्भ में, लिखने के संदर्भ में आपसे कहा जा रहा है। तो लिखना आप कब सीखेंगे? औपचारिक तरीके से, जब विद्यालय जाएंगे उन सेंस में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आकस्मिक लिटरेसी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। यानी कि देखिए केवल ए और बी वाला जो है वो इमरजेंट लिटरेसी के अंतर्गत आएगा। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 ए तथा बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है बालकान 9 शब्दान अर्थम ज्ञातुम प्रेरणाम न दत्वा संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम व्याख्यानाम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि देखिए संदर्भ के अनुसार, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि मान लीजिए एक पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं और
और उसमें कोई नया शब्द आ गया तो उस पैराग्राफ के अर्थ के सेंस में आप उस नए शब्द जिसके बारे में आप नहीं जानते थे उसका भी अर्थ निकाल सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा है कि किसी पैराग्राफ के संदर्भ में नवीन शब्द का अर्थ निकालना और एक नए शब्द का अर्थ जानने में क्या डिफरेंस है। तो यही कहा जा रहा है कि संदर्भ में जब हम नए शब्द को जानते हैं तो उसका अर्थ निकालना हमारे लिए आसान होता है, वो उसमें सहायता करता है। जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो उसका अर्थ निकालने में हमारी सहायता करता है। तो इसी को देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, शब्दस्य सुष्ठु बोधने सहायताम करोति, यानी कि उस कॉन्टेक्स्ट में वो जो पूरा पैराग्राफ है वो उस अर्थ के समझाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, डैश अस्मान गूढ़ार्थम अवगंतुम संकेतम ददाति, यानी कि निम्न विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो हमें यह संकेत देता है कि 2 लाइनों के बीच में ध्यानपूर्वक पढ़ने के संदर्भ में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गहन अध्ययनम। गहन अध्ययन को हम लोग इंटेंसिव कहते हैं। इंटेंसिव यानी कि गहन तरीके से, बिल्कुल बारीकी से पढ़ने की बात की जा रही है। तो यही 2 लाइनों के बीच में पढ़ने को जोड़ देता है, संकेत देता है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए पहले की अगर बात करें तो ये क्या होता है, विस्तृम अध्ययनम, यानी कि विस्तृत यानी कि ब्रॉड सेंस में कहा जा रहा है, व्यापक सेंस में कहा जा रहा है। तो इसमें बहुत लंबे चौड़े लेख की बात की जाती है, लेकिन 2 लाइनों के बीच में अगर कहें तो गहन अध्ययन उसको कहा जाता है। तो ये तो आपका होगा नहीं पहला। दूसरा देखिए उच्च पठनम, यानी कि उच्च स्वर में तेज तेज पढ़ने की बात की जा रही है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए निर्दिष्ट अध्ययनम, यानी कि एक तरीके से किसी के डायरेक्शन में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा शिक्षणस्य प्रारंभिक वर्षेषु काचिन अध्यापिका स्वकक्षाया प्रारंभ वृत्तकालम, यानी कि सर्किल टाइम क्रियया करोति, यानी कि प्रारंभिक वर्षों में कोई अध्यापिका अपनी कक्षा में वृत्तकाल प्रारंभ यानी कि सर्किल टाइम एक क्रियाकलाप कराती है, जिसमें सर्किल में बच्चे बैठे रहते हैं। यहाँ पर बच्चे बैठे रहेंगे और एक के बाद एक का नंबर आएगा और वो कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से कोई टॉपिक उनको दिया जाएगा जिस पर वो लोग बोलेंगे। ठीक है, ये होता है सर्किल टाइम। इसके बाद से देखिए अस्याम क्रियायाम स प्रत्येकम छात्रम कस्मनि विशिष्ट विषय वक्तुम अवसरम प्रददाति, यानी कि इस क्रियाकलाप के दौरान प्रत्येक छात्र को किसी विशिष्ट विषय पर, किसी विशिष्ट संप्रत्यय पर अपने वक्तव्य को बोलने का अवसर दिया जाता है प्रत्येक बच्चे को टीचर के द्वारा। ठीक है, ऐसा प्रक्रिया निम्नलिखितेषु कस्मै प्रयोजनाय महत्वपूर्णम अस्ति, यानी कि यह क्रिया जो है वह किसके प्रयोजन में महत्वपूर्ण साबित होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला दिया गया है पठन योग्यता के संदर्भ में। तो पठन योग्यता तो होगा नहीं, क्योंकि पढ़ने की बात कहाँ आ रही है, इसमें बच्चा अपने आप को कोई टॉपिक दिया गया उस पर अपने विचार को व्यक्त करेगा, तो इसमें पढ़ने का कौशल तो आ नहीं रहा है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए वर्णमालाया अभिज्ञानम, तो इसमें बच्चों को वर्णमाला भी नहीं सिखाई जा रही, तो ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए अर्थ बोधनार्थ पाठस्य पठनम, तो फिर से पढ़ने की बात आ जा रही है, यानी पठन कौशल, तो ये भी हमारा नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए इमरजेंट लिटरेसी। इमरजेंट लिटरेसी अभी हमने पहले प्रश्न में देखा था कि प्रारंभिक वर्षों में जब बच्चा औपचारिक तरीकों से पढ़ने से पहले, औपचारिक तरीके से पढ़ने से पहले जिस प्रकार से उसमें भाषा का विकास किया जाता है, जिस प्रकार से उसमें प्रारंभिक लिटरेसी का विकास किया जाता है, वही होता है इमरजेंट लिटरेसी, यानी कि बच्चों को अपने आप को बोलने का मौका दिया है ताकि बच्चे में थोड़ी बहुत जो कुछ भी शब्दावलियां हैं उसके टूटे फूटे से ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, यही इमरजेंट लिटरेसी होती है। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है अर्थ मापन प्रक्रिया, जिसे अंग्रेजी में सिमेंटिक मैपिंग स्ट्रेटजी कहते हैं, कस्मै प्रयोजनाएं सशक्ता अस्ति, यानी किसके प्रयोजन को सशक्त बनाती है, आपसे पूछा जा रहा है किसके अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देती है, इस सेंस में आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले सिमेंटिक मैपिंग क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द मैंने बच्चों को बताया कि कार, यहाँ पर मैंने लिख दिया कार, अब इससे संबंधित जो भी शब्द होंगे यानी आप उससे जोड़ रहे हैं। जैसे कि कार में क्या होगा, टायर भी होंगे, तो कार मैंने बोला था, लेकिन बच्चे का पूर्व अनुभव है कि बच्चे इसके माध्यम से टायर को भी समझ रहे हैं कि कार में टायर होगा। इसके बाद से कार में क्या होता है, विंडो होता है। इसके बाद से कार में क्या होता है, फ्यूल कार में यूज किया जाता है। इसके बाद से कार में क्या होगा, तो कार ड्राइवर ही, कोई ड्राइवर ही तो ड्राइव कर रहा होगा, यानी कि ड्राइवर होगा।
अब देखिए यहाँ पर हमें एक नया शब्द मिल गया ड्राइवर, ठीक है, और एक नया शब्द मिल गया टायर। सब मतलब हमने केवल एक कार शब्द बोला था और इससे संबंधित आपको 4 नए शब्द मिल गए। अब टायर से संबंधित अगला शब्द आप बना सकते हैं कि टायर किस पर चलेगा, रोड पर चलेगा, तो यहाँ पर रोड हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ड्राइवर जो होगा वो स्पीड डिसाइड करता है कि कितने स्पीड पर गाड़ी चलानी है, तो इससे एक नया शब्द हमें क्या मिल गया, स्पीड मिल गया। यानी कि एक दिए गए शब्द से जुड़े हुए अन्य अन्य कौन से नए शब्द हो सकते हैं, इसी को बोला जाता है सिमेंटिक मैपिंग स्ट्रेटजी। आपसे बोला जा रहा है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से किसके विकास में सहायता मिलेगी, तो जाहिर सी बात है शब्दों के विकास में, वोकैबुलरी के विकास में, शब्दावली के विकास में बच्चों को सहायता मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक शब्द बताया था कार, और उससे संबंधित इतने नए शब्द बच्चा जान गया, ठीक है। क्योंकि जब एक बच्चा हो सकता है फ्यूल के बारे में जान रहा हो सकता है, दूसरा विंडो के बारे में जान रहा हो, तीसरा टायर के बारे में जान रहा हो, चौथा ड्राइवर के बारे में जान रहा हो, पांचवा रोड के बारे में जान रहा हो, तो सब बच्चे जब इस गतिविधि के माध्यम से एक एक नए शब्द को बोलेंगे तो अगला बच्चा भी उस शब्द से परिचित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें शब्दावली बच्चों का इन्हेंस किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, छात्रेषु शब्द संग्रहम वर्धयुतम। शब्द संग्रह का मतलब ही यहाँ पर शब्दावली से है, यानी कि शब्दों के संग्रह से है। तो यहाँ पर वोकैबुलरी यानी कि वर्ड पावर को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालकः प्रयोग आश्रित परीक्षा विधिना, जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, शिक्षिता इत्येता भाषा शिक्षण से सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यात स्पष्टम अस्ति। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वह एक तरीके से किसका पक्षधर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार आश्रिता यानी बिहेवियरिस्टिक्स का है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहेवियरिज्म ये मानता है, यानी कि व्यवहारवादी जो थे वो ये मानते थे कि जो बच्चे भाषा को सीखते हैं वो इंटरेक्शन के माध्यम से, इन्वायरमेंट में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। इसी को बोला जा रहा है ट्रायल एंड एरर मेथड भाषा सीखने के संदर्भ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार आश्रित यानी कि बिहेवियरिस्टिक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेखन प्रक्रियायाः अवस्थानाम समुचितम क्रमम चिनूत। यानी कि लेखन प्रक्रिया अवस्था के संदर्भ में इसमें से कौन सा क्रम उचित होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखने की जो विभिन्न प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में दिया गया है और इसका सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, यानी कि कोई भी टॉपिक जब हम लोग लिखने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले हम मानसिक उद्वेलन करते हैं, यानी कि चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, परिकल्पना बना रहे होते हैं कि हम क्या लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। उसके बाद से दूसरे नंबर पर हम लोग इसका आउटलाइन करते हैं, कि आउटलाइन कहने का मतलब कि क्या क्या कंटेंट हमें लिखना है, किस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है, इसको आउटलाइन बोला जाता है। तो दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा। तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरे नंबर पर ड्राफ्टिंग होता है जिसे प्रारूप लेखन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो हमने आउटलाइन खींचा था उसका थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई हेडिंग था तो उसके अंदर क्या क्या सब हेडिंग होगा और उसके अंदर क्या कंटेंट हो सकता है, यानी कि आउटलाइन का ही डिटेलिंग ड्राफ्टिंग होता है, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे जो चौथे नंबर पर होता है वो होता है आपका पुनर्अवलोकनम, यानी कि रिवाइजिंग। यानी कि सब कुछ हमने तय कर लिया कि कहाँ पर क्या लिखना है, किस हेडिंग के अंदर क्या लिखना है। अब उसके बाद रिवाइज हम लोग करते हैं कि वैलिडेट करने के लिए कि सब कुछ सही है या नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुनर्अवलोकन कहते हैं। तो ये चौथे नंबर पर आएगा। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से जब हम रिवाइज करते हैं तो हमें कुछ फिर से गलती मिल सकती है कि हाँ ये पॉइंट यहाँ सही नहीं लग रहा है, इसको इस हेडिंग के अंदर रखना चाहिए। तो अगर हमें कुछ ऐसा गलती मिलता है तो उसे हम लोग त्रुटि संशोधन करते हैं। तो ये 5वें नंबर पर आ जाएगा प्रूफ रीडिंग। और अंत में क्या करते हैं, अंत में हम लोग समापन करते हैं, यानी कि फाइनलाइज करते हैं कि हाँ ये चीज़ फाइनल हो गया है। तो ये अंतिम नंबर पर होगा 5वें नंबर पर। यानी कि हमारा क्रम क्या बना, हमारा क्रम बना, पहले देखिए सी है, उसके बाद से ई है, उसके बाद से ए है, फिर डी है, फिर बी है, फिर अंत में एफ है। तो इसका क्रम देखिए, ऑप्शन नंबर 1 देखिए CEADBF इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कठोराभ्यासः निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धति अस्ति। यानी कि कठोराभ्यास को अंग्रेजी में हम लोग ड्रिलिंग बोलते हैं, यानी कि बार बार प्रयास करना, कठिन परिश्रम करना, मशीन की तरह एक तरीके से सेंस आता है ड्रिलिंग का, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ड्रिलिंग इज द मेजर टेक्निक ऑफ, यानी कि ड्रिलिंग किसका मुख्य पद्धति है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण अनुवाद विधि इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि
एज ए टीचर जो कठिन वर्ड्स है वो आप बच्चे को उसकी मदर टंग में ट्रांसलेट करके दिखाते हैं और यही बार बार अभ्यास किया जाता है। इसमें बच्चे को कम्युनिकेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, कम्युनिकेट किया जाता है तब तो वो बिल्कुल सहज भाव हो जाता है ना। यहाँ पर बच्चे को ट्रांसलेट करके फिर उसको अर्थ समझाने की कोशिश की जा रही है उस टारगेट लैंग्वेज को। तो यहाँ पर ड्रिलिंग आएगा क्योंकि ये प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण अनुवाद विधेय इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है पठने लेखने च बालकः कृता त्रुटयः कथयितुं शक्यन्ते, यानी कि ये आपसे पूछा जा रहा है कि पढ़ने और लिखने के समय बालकों के द्वारा की गई त्रुटियों को क्या कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चे गलतियों के माध्यम से भी सीखते हैं। जब बच्चा भाषा को बोलना सीख रहा होता है तो वो तुतला कर बोलता है या फिर शब्दों का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है, लेकिन बार बार वही चीज़ दोहराते रहने की वजह से उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाता है और वो शब्दों को ठीक तरीके से उच्चारित करने लगता है। यानी कि ये क्या है, ये एक तरीके से सीढ़ी का काम करती है बच्चे को भाषा सिखाने के संदर्भ में। यानी कि पढ़ने और लिखने के दौरान जो त्रुटियां हैं वो एक तरीके से सीढ़ी का काम करती है, लैडर का काम करती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें दूसरे विकल्प की, कहा जा रहा है कि भाषा विकास से बाधा, अगर भाषा विकास में बाधा होती तो जाहिर सी बात है जो बच्चे तुतला करके बोलते हैं या फिर स्टार्टिंग में सही से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते हैं, बोलने में और लिखने में गलतियां करते हैं, वो तो कभी सही लिखना सीख ही नहीं पाएगा अगर ये बाधा होती तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव था। तीसरा देखिए भाषाया प्रवाहम प्राप्तुम मार्गे बाधा, यानी कि भाषा के प्रवाह को प्राप्त करने में ये बाधा उत्पन्न करती है, ऐसा कहा जा रहा है। ये भी विकल्प बिल्कुल निगेटिव है क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा गलती करेगा ही करेगा, क्योंकि बच्चे गलतियों के माध्यम से भी सीखते हैं। गलती किया उसके बाद से नया चीज वो सीखा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो ये भी यही तो अधिगम है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो आपके प्रयास के माध्यम से। भले ही आपने गलती किया और उस गलती के माध्यम से आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो भी वो अधिगम ही कहा जाएगा, क्योंकि अब आपको ये ज्ञात हो गया कि ये गलती था, इसको हम लोग भविष्य में नहीं दोहराएंगे या फिर इस प्रकार से नहीं, इसको इस प्रकार से उच्चारित किया जाता है। ठीक है, तो ये बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, इस वजह से निगेटिव था। चौथा देखिए भाषा शिक्षण व्यक्ति असमर्थ्यम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के भाषा सीखने के असमर्थता को ये दिखाएगा। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है क्योंकि स्टार्टिंग में गलती करेंगे ही करेंगे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव था कि जो त्रुटि बच्चे करते हैं वो उनके सीखने में मदद करती है। ठीक है, भाषा शिक्षण से सोपान लैडर, यानी कि लैडर टू लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि सीढ़ी का काम करती है बच्चों को भाषा सीखने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव था, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा शिक्षण से निर्माणात्मक पक्षे, जिसे अंग्रेजी में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं, सम्मिलितम अस्ति, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो क्या सम्मिलित करता है। तो ये रचनावाद से संबंधित है। रचनावाद ये मानते थे, संरचनावादी ये मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना खोज करके खुद करते हैं। ठीक है, तो अन्वेषण मतलब होता है खोज करना। ठीक है, तो अन्वेषण आश्रित शिक्षणम, यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टीचिंग, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आधार निर्माण अवस्थायाम नवीन शिक्षा नीति 2020 इत्यस्या ध्यानम केंद्रितम अस्ति, यानी कि ये बोला जा रहा है कि फाउंडेशनल स्टेज पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो किस पर फोकस करती है, किस पर केंद्रित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है कि बच्चे जो प्रारंभिक साक्षरता है उसे प्राप्त कर लें और अंकों के थोड़े बहुत ज्ञान प्राप्त कर लें। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है साक्षरतायाम यानी लिटरेसी और संख्या ज्ञाने यानी कि न्यूमरेसी, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखितेषु कतमः मौखिक संप्रेषणम, जिसे अंग्रेजी में ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, ना पोष्यति, यानी कि निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि ओरल कम्युनिकेशन को, मौखिक अभिव्यक्ति को प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला दिया गया है छात्राणाम परस्परम वार्तालापः, जब बच्चे परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये ओरल कम्युनिकेशन है। चूंकि है इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए दूरभाषे स्वभावानुनाम आदानम प्रदानम, यानी कि दूरभाषे स्वानुभाव वानाम का मतलब क्या हो गया कि टेलीफोन पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना। ठीक है, तो जब आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं यानी कम्युनिकेट कर रहे हैं, देखिए आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जा रहा है, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से एक बार बोला जा रहा है एक बार सुना जा रहा है, तो ये तो कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन को प्रमोट कर रहा है ना, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। और प्रश्न में निगेटिव पूछा गया था तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की, छात्र से
छात्रस्य साक्षात्कारः, यानी कि इंटरव्यू की बात की जा रही है। इंटरव्यू में कोई इंटरव्यूअर आपसे प्रश्न पूछ रहा होगा और आप उसका जवाब दे रहे होंगे, यानी इसमें भी कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, समाचार विज्ञप्ति ही, यानी कि न्यूज़ बुलेटिन्स की बात की जा रही है, तो इसमें ये बस न्यूज पेपर में आप क्या करते हैं, अखबारों को पढ़ रहे होते हैं, इसमें आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो वन वे कम्युनिकेशन है। अखबार ने आपको लिखित कुछ अभिव्यक्ति दी है, आप उसको पढ़ करके सिर्फ उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, इसमें कोई भी ओरल कम्युनिकेशन आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन प्रमोट नहीं हो रहा है इस ऑप्शन में, और यही प्रश्न में पूछा गया था। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल निगेटिव था, और चूंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति, यानी कि निष्क्रिय शब्दावली क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। निष्क्रिय को अंग्रेजी में पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं, और एक होता है सक्रिय शब्दावली, जिसे अंग्रेजी में एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं। आपने भाषा के 4 कौशल को पढ़ा होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से 2 रिसेप्टिव स्किल होते हैं और 2 प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, और इन्हीं चारों कौशलों में से 2 आपके निष्क्रिय शब्दावली होते हैं और 2 सक्रिय शब्दावली होते हैं। तो निष्क्रिय शब्दावली कहने का मतलब कि कोई बोल रहा है और आपने उसके बोले गए वक्तव्य को सुना, तो आप इसमें क्या थे, आपने शब्दावली नहीं बोला है, यानी शब्दावली बोलने के लिए आप निष्क्रिय थे, आप सिर्फ सुन रहे थे। एक्टिव तभी माना जाएगा जब आपके मुख से कोई शब्द निकला या फिर आप लिख करके कोई शब्द दे रहे हैं। तो यानी कि जो निष्क्रिय शब्दावली की बात की गई थी, तो सुनना जो होता है, सुनना वो निष्क्रिय शब्दावली में आएगा, और साथ ही साथ इसी प्रकार से पढ़ना, क्योंकि पढ़ने में भी आपने कोई शब्द नहीं लिखा है, तो ये दोनों निष्क्रिय शब्दावली हैं। और इसी को अगर बात करें तो इसे हम लोग रिसेप्टिव स्किल भी बोलते हैं, यानी कि किसी ने भाषा बोला, आपने सुन लिया, किसी ने लेख लिखा था, आपने पढ़ लिया, तो ये रिसेप्टिव स्किल हो गया। और इसी का जस्ट उल्टा जो 2 बचे हुए हैं आपके, जैसे कि लिखना और बोलना, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्टिव स्किल है। क्यों? क्योंकि भाषा को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिख करके कुछ ना कुछ तो भाषा शब्द आप लिख रहे होंगे, यानी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बोल करके आप ओरल कम्युनिकेट करके शब्दों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगा, और इसी को एक्टिव वोकैबुलरी भी कहते हैं, सक्रिय शब्दावली कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप शब्दावली को खुद बोल रहे हैं, आप एक्टिव हैं उस शब्दों को उच्चारण करते समय या फिर लिखते समय, ठीक है। तो प्रश्न में चूंकि निष्क्रिय शब्दावली पूछी गई थी, यानी जिस भी विकल्प में हमें सुनना और पढ़ना मिलेगा वही विकल्प हमारा सही होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है ते शब्दाः येषा प्रयोगाम वयम भाषणे एव कुर्मः। तो भाषणे आप बोल करके भाषण देंगे, ठीक है। तो ये बोलना आ गया, ये एक्टिव का है, और प्रश्न में हमसे निष्क्रिय पूछा गया था, पैसिव पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, ते शब्दा येषां प्रयोग वयम लेखने एवं कुर्मा, तो लिखने की बात की जा रही है, तो ये भी एक्टिव का पार्ट है, और प्रश्न में आपसे पैसिव पूछा गया था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, ते शब्दा यान वयम अन्य है स पुनः पुनः प्रयुज्यम, यानी कि इसको अगर अंग्रेजी में मैं बताऊं तो इसका मतलब हो गया कि वर्ड विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड विथ अदर्स। जब हम ऐसे शब्दों की बात की जा रही जो हम फ्रिक्वेंटली दूसरों के साथ यूज करते हैं। दूसरों के साथ यूज कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है कम्युनिकेट करके, इंटरेक्ट करके। तो इसमें क्या हो रहा है, कम्युनिकेट करना, बोलना, वो एक्टिव शब्दावली था, एक्टिव वोकैबुलरी का उदाहरण है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ते शब्दाम वयम येषाः प्रयोगम तदैव कुर्मः यदा वयम तान श्रुणुम अथवा पठामः। यहाँ पर देखिए सुनने की बात की जा रही है और क्या, पढ़ने की बात की जा रही है। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि सुनना और पढ़ना जो होता है वो निष्क्रिय शब्दावली का उदाहरण है, और लिखना और बोलना जो है वो सक्रिय शब्दावली का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर सुनने की बात की गई है और पढ़ने की बात की गई है, तो ये निष्क्रिय शब्दावली के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।